Hello everyone, welcome to Oliboard. In this video, we are going to discuss about the key highlights of Financial Stability Report. So recently, RBI ने Financial Stability Report publish करी थी December 2024 के अंदर, detailing the key aspect of the domestic and global financial landscape. The Financial Stability Report is released biannually by the RBI. तो ये biannually निकाली जाती है 2 times in a year on behalf of the Financial Stability and Development Council. So FSDC, which is the Financial Stability and Development Council, उसके behalf पे निकाली जाती है, that provides insight into the financial stability and systemic risk. These are some of the key highlights which were published by the RBI. We'll be discussing each and every one by one. The global economy and financial system resilient रहा था, near term risk have receded, कम हुई है. Vulnerabilities such as stretched asset valuation, high public debt, geopolitical conflict, risk from emerging technologies, strong macroeconomic fundamental and healthy balance sheet, ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है जो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल रेजिलियंस. द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम remained resilient amid the economic moderation, geopolitical tension and monetary policy normalization. So यहाँ पे क्या है ना, rising level of पब्लिक डेट एक तो ऑब्जर्व किया गया था, असेट वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे, वोलेटिलिटी थी एंड इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है. इफ यू टॉक अबाउट द पब्लिक डेट प्रोजेक्टेड टू एक्सीड $100 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ 2024. सो दिस $100 ट्रिलियन मीन्स 93% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी. तो ये तो पूरा जीडीपी के ऑलमोस्ट बराबर ही आपका पब्लिक डेट हो चुका है. So this is majorly driven by the economies like US and China. If we talk about EMDE, which is emerging market and developing economies, face highlighted risk due to foreign currency denominated debt. क्योंकि इन कंट्रीज के पास फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट होता है, उस वजह से यहाँ पे इनके पास थोड़ी रिस्क ज़्यादा हो गई है. नाउ दिस पब्लिक डेट इज एक्सपेक्टेड टू सरपास 100% ऑफ जीडीपी बाय 2030. ये 100% ऑफ जीडीपी से भी ज़्यादा चले जाएगा बाय 2030. एंड हियर इन दिस चार्ट वी कैन सी द पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो. यहाँ पे हम देख सकते हैं यूएस और चाइना का मैसिवली यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है कंटिन्यूसली, राइट. इफ यू टॉक अबाउट द असेट वैल्यूएशंस एंड वोलेटिलिटी, द ग्लोबल इक्विटी मार्केट एक्सपीरियंस्ड अ हाई वैल्यूएशन विथ अ स्ट्रेच्ड पी रेशियो. इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज हाई पी रेशियो, पहले समझना जरूरी है कि पी रेशियो होता क्या है. बेसिकली पी रेशियो इज योर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. आपके शेयर की मार्केट प्राइस क्या चल रही है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस निकालते हैं, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. एक शेयर होल्डर को कितना कमा के दे रहा है. लेट सपोज माई शेयर प्राइस इज 1000 रुपी, द मार्केट प्राइस ऑफ माई शेयर इज 1000 रुपी, whereas the earning per share is 100 rupee. So in that manner I can say कि ये 10 times मेरा P ratio आ रहा है. 1000 divided by 100, 10 times मेरा P ratio आ रहा है. अभी इसका मतलब ये है कि अर्निंग के कंपैरिजन में मेरी जो मार्केट प्राइस चल रही है दैट इज 10 टाइम्स. सिमिलरली एक कंपनी 1000 रुपी का भी मार्केट शेयर प्राइस रखती है, उसका भी सेम मार्केट प्राइस है 1000 रुपी, बट द अर्निंग पर शेयर इज जस्ट 10 रुपी. एक शेयर कमा के 10 रुपए दे रहा है पर उसका मार्केट प्राइस 1000 रुपीज चल रहा है. सो ऐसे केस में इसका पी रेशो क्या आ जाएगा, 100 टाइम्स आ जाएगा. तो यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि 10 रुपए के ईपीएस के बाद भी लोग उसके लिए 1000 रुपए देने के लिए तैयार है. तो यहाँ पे दो ओपिनियन हो सकते हैं, या तो उस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल इतना है कि वो 10 रुपए कमा के दे रही है फिर भी पीपल आर रेडी टू पे 1000. सेकेंड ओपिनियन ये हो सकता है कि ये कंपनी ओवर वैल्यू हो चुकी है. यहां पे स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो वहां पे हाई वैल्यूएशन एंड स्ट्रेच्ड पी रेशो की बात की गई है. इफ यू टॉक अबाउट द इक्विटी मार्केट करेक्शन इन अगस्त 2024 वाज ट्रिगर्ड बाय येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग. इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग. कभी और हम इसको वीडियो में बात करेंगे. This has impacted the global currencies and financial stability. यहाँ पे विक्स का चार्ट दे रखा है. विक्स इज बेसिकली वोलेटिलिटी इंडेक्स. जब भी मार्केट में हाई वोलेटिलिटी आ रही होती है तो विक्स काफी बढ़ जाता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त 24 के अंदर विक्स एकदम से शूट हुआ था.
राइट, विक्स इंडेक्स एकदम से शूट हुआ था, दिस वाज ड्यू टू येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग. Regulatory initiatives and reform. If you talk about cyber security, enhanced measure for fraud prevention and cyber resilience. There should be enhanced measure क्योंकि cyber security का यहाँ पे एक challenge रह रहा है क्योंकि cyber threats काफ़ी सारे आ रहे हैं. Customer protection, focus on fraud risk management, transparency and regulation of digital payment system. If you talk about the crypto assets, RBI recognizes potential risk from crypto and stable coins, including the monetary policy disruption and systemic vulnerabilities. प्राइस मूवमेंट के अंदर अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज का, तो यहाँ पे ग्रीन में आपको बिटकॉइन गिवन है, राइट, रेड कलर से इथेरियम को डिनोट कर रखा है और ब्लू में सोलाना और बाइनेंस को येलो कलर से डिनोट कर रखा है. दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट क्रिप्टो करेंसीज, जिसके अंदर सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बिटकॉइन को माना जाता है, उसके बाद इथेरियम को माना जाता है, राइट. सो आप यहाँ पे देख सकते हो नवंबर दिसंबर के लेवल्स कि क्रिप्टो करेंसीज की प्राइजेस के अंदर कितना ज़बरदस्त एक मूवमेंट आया है. सारी ही क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट है. बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि सारी क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन को फॉलो करती है, तो अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है तो नेचुरल सी बात है दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस भी आपको जनरली बढ़ता हुआ ही दिखेगा. सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है नवंबर और दिसंबर में क्योंकि यूएस की काफ़ी सारी पॉलिसीज वर इन फेवर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, राइट. इफ यू टॉक अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टेबल कॉइन, तो स्टेबल कॉइन क्या होता है? एज द नेम सेज इट ऑल, दीज आर द क्रिप्टो करेंसीज दैट आर स्टेबल. तो जैसे करेंसी में यूएस डॉलर होता है, आईएनआर होता है, वैसी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कुछ ऐसी स्टेबल कॉइन्स भी होती है जिनका वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है. लेट्स सपोज यूएसडी टीथर, तो ऐसा बोलते हैं कि हर यूएसडीटी के पीछे एक यूएस डॉलर की बैकिंग है, इसलिए ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, राइट. तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी बढ़ रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट. यूएसडी टीथर का और यूएसडीसी का, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. मतलब लोग स्टेबल कॉइन में भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गए हैं. बेसिकली द आइडिया इज टू स्टोर इन अ स्टेबल कॉइन, ताकि आप बाद में अगर दूसरी क्रिप्टो करेंसीज आपको बाय करनी है तो आप कर सकते हो. क्रिप्टो मार्केट में यूएसडीटी को इक्विवेलेंट टू यूएस डॉलर ही माना जाता है. सो आरबीआई वाज कंसर्न्ड रिगार्डिंग द इंक्रीज इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टेबल कॉइन एज वेल. If you talk about the emerging technology risk, then artificial intelligence, no doubt it's a great technology, but this has increased the risk in terms of bias and hallucinations. misuse इसका काफ़ी सारा हो रहा है, right? faulty predictions भी इसमें मिलते हैं जो कि data quality issue create कर सकते हैं. थर्ड पार्टी की इस पर डिपेंडेंस रहती है. ये सारे रिपोर्ट में कंसर्न्स एक्सप्रेस किए गए थे. की challenges, lack of explainability with the AI model and so-called black box problem. If you talk about the increasing adoption in banking, risk management and operation, but there is also a challenge like explainability का issue, right? And cyber threat. Tokenization, यहाँ पे जो tokenization है वो भी एक थोड़ा सा issue create कर रहा है because it has linkage with the decentralized technology, right? And decentralized technology पे जब आप DeFi पे अगर आप कोई भी transaction करते हैं तो it's not traceable. If you talk about the global spending on artificial intelligence, तो आप देख सकते हैं कि global spending on AI centric system in 2023 यूएस डॉलर बिलियंस के अंदर दे रखा है. बैंकिंग इज 20.6 यूएस डॉलर बिलियन, राइट. उसी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर AI स्पेंडिंग आप देख रहे होंगे तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है 2024 एंड आगे भी इसका एस्टिमेशन काफ़ी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है. थ्रेट ऑफ साइबर रिस्क, AI के आने के बाद साइबर अटैक्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, राइट. अगर हम बात करें AI और साइबर थ्रेट की, तो इफ़ वी कैन सी दिस चार्ट, देन साइबर अटैक इन AI के आने के बाद से एकदम से बूस्ट होने लग गए साइबर अटैक्स भी, बिकॉज देर आर सम सिस्टम दैट कैन अटैक विद द हेल्प ऑफ यूजिंग AI टेक्नोलॉजी एज वेल. तो साइबर सिक्योरिटी तो स्ट्रांग होती गई पर साथ ही में अटैक्स भी स्ट्रांग होते गए, राइट. If you talk about domestic macro financial risk, then India remains the fastest growing major economy with the GDP growth projected at 6.6% for the financial year 24-25. Inflation, if you talk about inflation, then CPI inflation moderated, ये कम हो गया थोड़ा सा, moderate level पे आ गया
to 5.5% in November 2024, but the risk related to the geopolitical conflict and climate events still persist. उससे CPI के ऊपर changes आ सकते हैं. If we talk about external sector, trade deficit widened to $202.4 billion during April to November 2024 due to increased gold and petroleum import. गोल्ड को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुआ था, पेट्रोलियम का भी काफ़ी बड़ा इंपोर्ट हुआ था, उस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट और बढ़ चुका है. द करंट अकाउंट डेफिसिट एट 1.2% ऑफ द GDP फॉर हाफ ईयर 2024-2025. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट $644.4 billion, covering 99% of the external debt. If we talk about the key challenges in the Indian economy, जो कि हम एक ब्रीफ में बात करें तो ग्लोबल रिस्क के अंदर एक तो हाई पब्लिक डेट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, emerging technologies are again posing some risk. If we talk about domestic risk, then rising trade deficit का बढ़ता होना, extreme weather events and food inflation are some of the challenges in Indian economy as of now. If we talk about this report, soundness of scheduled commercial bank by strong profitability, तो scheduled commercial banks की profitability अच्छी थी, NPAs गिर रहे थे, adequate capital and liquidity buffer था, रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स हो रहे हैं ये डिकेडल हाई लेवल पे हैं, और ग्रॉस एनपीए का रेशो भी है वो भी गिर चुका है एट मल्टी लेवल लो. इफ यू टॉक अबाउट द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशो डिक्लाइन टू मल्टी ईयर लो एंड ROA एंड ROE रीच टू डिकेडल हाई. तो ROA यानी कि रिटर्न ऑन असेट, आप अपनी असेट्स को यूज करके कितना रिटर्न कमा रहे हो, आप अपने इक्विटी पे कितना रिटर्न कमा रहे हो, ये अच्छे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं. जितने ज़्यादा होते हैं उतने बढ़िया होते हैं. GNPA जितना कम होता है उतना अच्छा होता है. स्ट्रेस टेस्ट शो रेजिलियंस विद CRAR लेवल्स वेल अबाउ द रेगुलेटरी मिनिमम. रेगुलेटरी मिनिमम जितना चाहिए उससे CRAR के लेवल ज़्यादा है. इफ़ यू कैन सी इन दिस चार्ट, बैंकिंग सेक्टर साउंडनेस इंडिकेटर, ग्रॉस एडवांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं. ग्रॉस NPA पहले बीच में बढ़ने लगे थे पर अभी ड्रास्टिकली यहाँ पे आप एक फॉल दे सकते हैं 2.6% पे. इफ यू टॉक अबाउट द नेट NPA एज वेल, यहाँ पे भी आप एक बहुत ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्रास्टिक फॉल देख सकते हैं, जो कि बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बढ़िया न्यूज है. द रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स अ पॉसिबल इंक्रीज इन द बैड लोन अमंग कमर्शियल बैंक विद ग्रॉस NPA रेशियो एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 2.6% इन September 24 to 3% by March 2026. यहाँ पे रिपोर्ट ये भी क्वेश्चन कर रही है कि बैड डेट लोन की वजह से GNPA के अंदर राइज आ सकता है अप टू 3% इन March 2026. इफ आई टॉक अबाउट द रिटर्न ऑन असेट लेवल, देन यू कैन सी कि ये काफ़ी हाई हो चुका है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. CRAR रिक्वायरमेंट भी 16.7% पे चल रही है, दैट विच इज वेल अबाउ द रेगुलेटरी मिनिमम. इफ टॉक अबाउट LCR, तो ये भी यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी आपका 100 से ऊपर है, विच इज अगेन अ गुड साइन. PCR भी बढ़ते हुए ट्रेंड में है और स्लिपेज परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेटर. नेक्स्ट इज मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट मोस्ट scheduled commercial banks have adequate capital buffer relative to the minimum required percentage. लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की हम बात करें जो कि स्ट्रेस टेस्ट के अंदर यूज हुआ था, हैज बीन कंफर्टेबली अबाउ द रेगुलेटरी मिनिमम ऑफ 100. तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी कि LCR जो होता है वो अगर 100 से ऊपर आ रहा है तो ये कंफर्टेबल पोजीशन है, जो कि ऑब्जर्व की गई थी स्ट्रेस टेस्ट के अंदर. सिस्टमिक रिस्क सर्वे, most risk classified as medium only. Respondent highlighted the geopolitical conflict and external spillover as major near-term risk. तो सिर्फ geopolitical tensions और external spillover एक major concern यहाँ पे निकली गई थी. If we talk about the stress test, then SCBs as well as NBFCs and mutual fund demonstrated resilience under adverse scenario. बुरे से बुरे scenario के अंदर भी वो stress test को clear कर पा रहे थे. Right? If we talk about the liquidity coverage ratio, you can see that in September it's more than 100, which is up to 128.5 के लेवल पे ये चल रहा है, which is a good sign.
Anything above 100 in liquidity coverage ratio is considered as fine. Next is NBFC remain healthy with sizable capital buffer और उनके margins और उनकी earnings better है and asset quality भी better हुई है. So NBFC showed strong performance with robust capital adequacy and liquidity metrics. Risk include to high yield borrowers, exposure to high yield borrowers, तो यहाँ पे थोड़ा सा exposure है high yield borrowers का and potential liquidity mismatch, कुछ liquidity mismatch भी यहाँ पे मिले हैं रिपोर्ट के अंदर. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग CRAR लेवल को देखा गया था. लाइक वी कैन सी हियर नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे अच्छा खासा ही आ रहा है NBFC सेक्टर का. इफ यू टॉक अबाउट ग्रॉस NPA विच इज द ब्लू लाइन, तो ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है हमको. रिटर्न ऑन असेट का इंक्रीजिंग ट्रेंड है विच इज अ गुड साइन. और CRAR का यहाँ पे नो डाउट थोड़ा सा यहाँ पे ड्रास्टिकली डाउन हुआ है पहले के लेवल से, बट स्टिल इट इज वेल अबाउ द रेगुलेटरी लेवल. नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर रिमेन्स अबाउ द मिनिमम थ्रेशोल्ड. तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को एक सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, मतलब एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी, राइट. अपनी असेट्स को ज्यादा रखना पड़ता है एज कंपेयर टू द लायबिलिटी, सो दैट इट कैन असेस इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन फॉर पॉलिसी होल्डर. अगर कोई पॉलिसी होल्डर का ऑब्लिगेशन आ जाता है, सो इंश्योरेंस कंपनीज कैन settle that claim, right? So IRDAI, that is the Insurance Regulatory and Development Authority of India, उन्होंने मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो यहाँ पर रिक्वायरमेंट दे रखी है जो इंडिया के अंदर एटलीस्ट 150% होना चाहिए. मतलब असेट्स 150 है होनी चाहिए अगर आपकी लायबिलिटीज 100 है तो, राइट. सो इट शुड बी अ मिनिमम एट 150%. इफ यू टॉक अबाउट द सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे आपको 150 के ऊपर ही दिखेंगे. प्राइवेट सेक्टर के कुछ इंडिकेटर्स यहां पे ज्यादा दिख रहे हैं एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर भी, तो भी वो आपको इन लाइन ही दिखेंगे. लास्ट, इफ यू टॉक अबाउट द की इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, देन यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस जो RBI इनोवेशन हब ने निकाला था, एक्सपेक्टेड टू रिवोल्यूशनराइज द क्रेडिट एक्सेस सिमिलर टू द UPI इम्पैक्ट. तो UPI का जो इम्पैक्ट रहा था पेमेंट सिस्टम पे, वही लेंडिंग सिस्टम पर रहने वाला है ULI का. UPI का भी एक्सपांशन हुआ है, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस हुए हैं लाइक इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड UAE, राइट. इससे उसका स्कोप बढ़ चुका है. एंड ग्रीन फाइनेंस के अंदर हैज इंक्रीज फोकस ऑन फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड इशूइंग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स. तो यहाँ पे भी काफी सारे इनोवेशन हुए हैं जो रिपोर्ट के अंदर डिफाइंड है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं किसी और वीडियो में.